बढ़ती भली फोर्थ ग्रेड हो या फिर फर्स्ट ग्रेड हो, हाल ही में राजस्थान का बदलता हुआ पैटर्न आपने देखा होगा। और विशेष रूप से राजस्थान कला संस्कृति जैसे सब्जेक्ट की बात करें तो कुछ ऐसे प्रश्न दिए जाते हैं जो हर कोई विद्यार्थी के करने की बस की बात नहीं होती। आज मैं भी 25% उसी पैटर्न के आधार पर लेकर आ रहा हूं। अगर आप कहीं से भी पढ़ रहे हो, आपके पास कोई भी बुक हो, कोई भी नोट्स हो या फिर कोई भी कोर्स ज्वाइन कर रखा, कोई फर्क नहीं पड़ता है, पर इन 25 प्रश्नों का आप आंसर जरूर दें। आपको पता चलेगा कि वास्तव में तैयारी किस लेवल की करनी चाहिए और हाल ही का पैटर्न किस प्रकार के प्रश्न पूछा जाएगा। तो इस क्लास के अंदर संपूर्ण राजस्थान कला संस्कृति के सभी टॉपिक को टारगेट करके प्रश्न बनाए गए हैं। तो इस क्लास को मिस न करें। इस क्लास को ज्वाइन करना है आज शाम 7:30 बजे। मैं आप सभी का इंतजार करूंगा इस क्लास के अंदर। और कितने प्रश्न सही हो रहे हैं आप जरूर देखें, आपका स्टैंडर्ड क्या है। हेलो नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, कैसे आप सभी? एकदम स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे। प्यारे विद्यार्थियों, क्लास में प्रश्न तो 25 हैं, पर मैं आज आपको एक टेलर दिखाने आया हूं कि हाल ही के बढ़ते हुए पैटर्न, बदलते हुए पैटर्न में किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। राजस्थान में फोर्थ ग्रेड से लगाकर फर्स्ट ग्रेड तक के विद्यार्थी राजस्थान कल्चर अगर आप हल्के में ले रहे हैं तो ये गलती मत करना। आप तो बस मुझे 25 प्रश्नों के आंसर दे, फिर आपको आपका लेवल और स्टैंडर्ड आपको खुद को पता चल जाएगा। हालांकि ये बहुत इजी लेवल के प्रश्न है। कक्षा 6, 7, 8, 10 जैसे एग्जाम में भी या बुकों में भी ऐसे प्रश्न मिल सकते हैं आपके। तो प्यारे विद्यार्थियों, आज अपन बात करेंगे, चाहे आप हाई कोर्ट की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप एलडीसी की कर रहे हो, चाहे आप राजस्थान सब इंस्पेक्टर की कर रहे हो, वन रक्षक की कर रहे हो, वीडियो महिला पर्यवेक्षक भर्ती की भी तैयारी करो, राजस्थान कल्चर तो सब में इंपॉर्टेंट है। और बढ़ते हुए मतलब बदलते हुए एग्जाम पैटर्न को देखा जाए तो ऐसे प्रश्न पूछे जाएंगे। तो आप सभी कैसे हैं, एक बार जल्दी से लाइव सेशन को शेयर कर दीजिएगा। हम क्लास शुरू करने जा रहे हैं। प्यारे विद्यार्थियों, ये क्लास बड़ी खास और इंपॉर्टेंट रहेगी। इसकी पीडीएफ मैं इस टेलीग्राम ग्रुप के अंदर डाल दूंगा। गुरुदेव नमस्कार, हाँ सबको नमस्कार, गुड इवनिंग, राम राम, खमा गणी, सबको एक साथ में ही प्रणाम मेरा, सबको, मेरे छोटे और बड़े भाई बहन को, ठीक है ना। चलो हम क्लास शुरुआत करते हैं। मैं अब एक बात और कह रहा हूं, जल्दबाजी में कोई आंसर नहीं देगा। पूरा प्रश्न पढ़ेगा, चारों ऑप्शन पढ़ेंगे और उसके बाद आंसर देने का प्रयास करेंगे। ऐसे नहीं कि जल्दबाजी में फेंक दिया आंसर देखते ही। और अक्सर विद्यार्थी गलती करेंगे, आप मत करना। चलो यहां पर पहला प्रश्न बिना समय खराब किए आपके सामने आता है। पहले ही प्रश्न क्या आया है भाई आपके सामने, जल्दी से आंसर मेंशन कर दीजिएगा। इतिहासकार मनोत नैणसी और महाकवि मोड़जी आसिया के अनुसार पाबूजी राठौड़ का जन्म हुआ था। इनके अनुसार पाबूजी राठौड़ का जन्म कहां पर हुआ था? क्या जूनाग्राम बाड़मेर के अंदर हुआ था, कोलू गांव फलोदी के अंदर हुआ था, वीरसा का किला अमरकोट में हुआ था और बुंडेल गांव नागौर के अंदर हुआ था? जल्दी से आंसर कमेंट कर दीजिएगा। शायद आपको एकदम क्वेश्चन सही तरीके से दिख रहा होगा और आप लोगों के आंसर भी आने लग गए हैं, एकदम लाजवाब आंसर आने लग गए हैं। राइट आंसर किसका आएगा मैं तो उसी का नाम लूंगा भाई। जिसका आंसर राइट आएगा मैं उसी का नाम लूंगा भाई। राइट आंसर किसका आ रहा है? तो भाई देखे कर कहता है, ये कहता है ना, दिल गलती कर बैठा, ए दिल गलती कर यहाँ बैठेगा आपका, ठीक है ना। सबने जैसे ही देखा बी लोक कर दो सर, बी लोक कर दो। अरे बी लोक कर दिया ना तो भाई अब क्या बताए आपको। ये भाई देखो भाई, 2-3 बच्चों के आंसर हैं। रेनू सैनी का आंसर एकदम अच्छा आया है आपके सामने, अनु का आंसर एकदम सही आया है। बाकी के सारे यानी कि 90% 95% विद्यार्थियों का आंसर बी आ रहा है। और जिसने भी आंसर बी किया है वो एकदम विशुद्ध रूप से गलत है। यहाँ पर कोलुमंड गांव फलोदी के अंदर पाबूजी राठौड़ का जन्म हुआ, पर मनोत नैणसी और महाकवि मोड़जी आसिया के अनुसार नहीं हुआ है, ठीक है ना। महाकवि मोड़जी आसिया की बात करें, जिन्होंने एक रचना की थी पाबू प्रकाश। पाबू प्रकाश रचना किसने की थी? पाबू प्रकाश लिखी थी, मोड़जी आसिया ने लिखी थी। पाबू प्रकाश है वो मोड़जी आसिया ने लिखी थी। और उन्होंने बताया कि पाबूजी का राठौड़ का जन्म है बाड़मेर से 8 किलोमीटर दूर जूनाग्राम के अंदर पाबूजी राठौड़ का जन्म हुआ था। ये मोड़जी आसिया और मनोत नैणसी, और जनश्रुति के अनुसार भी यहां पर बताया जाता है अप्सरा के गर्भ से हुआ था। तो 1 नंबर ऑप्शन इसका राइट होगा इस प्रश्न के अनुसार। पगला गए ना सभी, है मजाक समझे क्या? ये प्रश्न आपको कहीं पे भी नहीं मिलेंगे। ये राजस्थान सब इंस्पेक्टर, राजस्थान वीडियो, राजस्थान हाई कोर्ट, इनसे महिला पर्यवेक्षक जैसी भर्तियों के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। हाल ही के अंदर आपने देखा ना एग्जाम पैटर्न के अंदर कितने प्रश्न का पैटर्न बदल चुका है। तो एक बार सारे विद्यार्थी सेशन को शेयर कर दीजिएगा।
एक बार सारे विद्यार्थी सेशन को शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि ये प्रश्न आपको देखते ही आंसर देने वाले नहीं है, ठीक है ना। हमने कभी नहीं पढ़ा सर, बिल्कुल आपने भी नहीं पढ़ा, अभी इसके बारे में और बताएंगे। चलो भाई अगला प्रश्न का आंसर दे दीजिएगा। राजस्थान के वह लोक देवता जिन्होंने 1378 ईस्वी के अंदर फिरोज तुगलक के मालवा के सूबेदार निजामुद्दीन की सेना को पराजित किया था, राजस्थान के वो कौन से लोक देवता हुए? वो राजस्थान के कौन से लोक देवता हुए? गोगा जी, तलिनाथ जी, मलिनाथ जी या फिर मेहा जी, जिन्होंने 1378 ईस्वी में फिरोज तुगलक के मालवे के सूबेदार निजामुद्दीन थे और निजामुद्दीन की सेना को पराजित करने वाले राजस्थान के लोक देवता कौन हुए थे? जल्दी से आंसर मेंशन कर दीजिएगा। क्या मानूं मैं आपका आंसर? क्या मानूं मैं आपका आंसर? जल्दी से बताओ, क्या लोग करूं? क्या गोगा जी हैं, मलिनाथ जी, तलिनाथ जी या फिर मेहा जी? ज्यादातर विद्यार्थियों के आंसर आने लगे हैं। अब यह आंसर देंगे तभी तो मजा आएगा ना, ऐसे प्रश्न का आंसर देना बहुत जरूरी है। यानी कि प्यारे विद्यार्थियों, ये अल्टीमेट लेवल के प्रश्न हैं, इससे आपका स्टैंडर्ड पता चलता है कि आप किस लेवल की आपकी तैयारी है। ऐसे थोड़ी कि कल्चर है कर लेंगे, कल्चर आएगा कर लेंगे, ऐसे काम नहीं चलेगा भाई, कल्चर आया कर लेंगे, ठीक है ना। हम बात करें गोगा जी, लोक देवता गोगा जी के बारे में बात करें तो गोगा जी ने तो महमूद गजनवी से युद्ध किया था, महमूद गजनवी से युद्ध किया था गोगा जी ने। तो यहाँ पर गोगा जी आ जाएगा। तलिनाथ जी, ये तलिनाथ जी जिनको आप ओरण के देवता के रूप में जानते हैं, ओरण के देवता किसे कहते हैं? तलिनाथ जी को कहते हैं। और तलिनाथ जी का मुख्य स्थान पांचोटा जालोर में। अब ये राठौड़ राजपूत शासक थे, इनका वास्तविक नाम तो गांगदेव राठौड़ था। तलिनाथ जी का वास्तविक नाम क्या था? गांगदेव राठौड़ था। फिर इन्होंने गुरु जालंधर की शरण ले ली थी, तलिनाथ जी ने गुरु जालंधर की शरण ले ली थी और गुरु जालंधर ने इसका नाम तलिनाथ जी रख दिया था, पर इन्होंने तो युद्ध नहीं किया था। ये कांड करने वाले राजस्थान के लोक देवता थे मलिनाथ जी। तेरा तुंगा भांगिया राव सलकानी, मलिनाथ जी तो ये मालानी थे, तो ये मलिनाथ जी थे। यहां पर मलिनाथ जी आएगा। मेहा जी भी गोरक्षक देवता थे, आपको पता है क्या? मेहा जी गोरक्षक देवता थे। मेहा जी ने पाना गुजरी, कौन सी गुजरी? पाना गुजरी की गायों की रक्षा की थी। पाना गुजरी की गायों की रक्षा किसने की थी? मेहा जी ने की थी। और ये पाना गुजरी राजस्थान के पुष्कर की रहने वाली थी, ठीक है ना। काल पड़ने पर मेहा जी के ठिकाने में आई थी और इनकी गायों की जैसलमेर के भाटियों से सुरक्षा प्रदान की थी, वो मेहा जी थे। तो मेहा जी भी एक गोरक्षक देवता में शामिल थे, ठीक है ना, ठीक है ना। तो ये प्रश्न यहां पर आएगा आपके। मलिनाथ जी ऑप्शन है वो बिल्कुल एकदम सही और परफेक्ट आंसर है आपके सामने। आ जाओ भाई, इस प्रश्न का आंसर देके बताओ। बढ़िया वाला प्रश्न है, अच्छा वाला प्रश्न है और मजेदार प्रश्न है। ऐसे प्रश्न आप करोगे तभी तो मजा आएगा ना। ओके, यहां पर प्रश्न है, वह संत जिन्होंने लोह पांगल नामक तांत्रिक की हत्या की थी, राजस्थान के वो कौन से संत थे जिन्होंने लोह पांगल नामक तांत्रिक की हत्या की थी? वो क्या जसनाथ जी थे या फिर वो रामदेव जी, झांबो जी या फिर बाल नंदाचार्य जी थे? जल्दी से बता दीजिएगा। सर जी आपके ऐसे के बैच में हमें हिंदी की पीडीएफ नहीं मिल रही है। हिंदी की पीडीएफ इसलिए नहीं मिल रही है कि हिंदी की लाइव क्लास आपके कल से शुरू हो जाएगी, उसके अंदर रिकॉर्डेड के साथ में लाइव दोनों चीजें चलेगी और उसके बाद आपके एमसीक्यू होंगे और एमसीक्यू के बाद फाइनल टेस्ट। अब देखो पूरा बैच महेंद्र सर ने पूरा रिकॉर्ड करके डाला पहले, अब कल से उसमें लाइव क्लासें भी आपकी शुरू हो जाएगी, इसीलिए पीडीएफ नहीं डाल देना। ओके, अब देखिएगा इसका आंसर क्या होगा। वह संत जिन्होंने लोह पांगल नामक तांत्रिक की हत्या की थी। गुरुजी वो तो सुनियो हाँ कि बाबा रामदेव जी ने भैरव राक्षस मारियो थे, क्यों तांत्रिक लेना आएगा है? बहुत अल्टीमेट प्रश्न है। अरे ये चक्कर है बाबू भैया, क्या बात है। तो प्यारे विद्यार्थियों, अब राजस्थान में नौकरी लेने के लिए थोड़ा अच्छा और हटके पढ़ना पड़ेगा। क्या सर 4-5 प्रश्न हैं कुछ अलग आते हैं? अरे भाई वो 4-5 प्रश्न वो ही मेरिट डिसाइड करते। हम आ गया कि ये आ गया कि भाई जैसे आ गया कि राजस्थान के पंचपीर में शामिल कौन सा है, हर कोई करेगा। पाऊजी राठौड़ की माता का नाम क्या, हर कोई करेगा। पाऊजी राठौड़ की घोड़ी का नाम क्या है, हर कोई ये तो आंसर करेगा। पर ऐसे आंसर का अगर आप जवाब दोगे तो पढ़ाने वाले को भी मजा आएगा, आपको भी मजा आएगा, पेपर को भी मजा आएगा। तो एक बार सारे विद्यार्थी
भाई साहब इतने सारे विद्यार्थी लाइव चल रहे हैं और लाइक बहुत कम है। एक बार सेशन को लाइक कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा जो भी विद्यार्थी नहीं जुड़े। अब देखो, लोहा पांगल नामक तांत्रिक की हत्या करने वाले राजस्थान के जो प्रसिद्ध संत हुए थे वो संत जसनाथ जी थे। कौन से थे? संत जसनाथ जी ने लोहा पांगल नामक तांत्रिक की हत्या की थी और राव लूणकरण को राजगद्दी प्रदान की थी, या फिर राजगद्दी पाने का आशीर्वाद दिया। तो राव लूणकरण को राजा बनने का आशीर्वाद भी जसनाथ जी ने दिया था कि भाई तू बीकानेर का राजा बनेगा राव लूणकरण, ये भी आशीर्वाद इन्होंने दिया था। लोहा पांगल नामक तांत्रिक की हत्या भी जसनाथ जी ने की थी। और ये जसनाथ जी सिकंदर लोदी के समकालीन थे। सिकंदर लोदी के समकालीन जसनाथ जी थे और इसी सिकंदर लोदी ने जसनाथ जी को कतरियासर बीकानेर की जागीरी भेंट स्वरूप दी थी। लगभग 500 बीघा की जमीन, 500 बीघा जमीन है वो सिकंदर लोदी ने जसनाथ जी को कतरियासर की जागीरी भेंट स्वरूप दी थी। और इन्हीं जसनाथ जी ने लोहा पांगल नामक तांत्रिक की हत्या की थी। इन्हीं जसनाथ जी ने राव लूणकरण को राजगद्दी पर बैठने या राजगद्दी पाने का आशीर्वाद दिया था। और यही जसनाथ जी थे जो मात्र 24 साल की उम्र में जीवित समाधि ले ली थी इन्होंने। ठीक है ना, जीवित समाधि इन्होंने ली थी। ये जसनाथ जी थे जिन्होंने 12 वर्ष तक गोरखमालिया नामक स्थान पर तपस्या की थी। अब 24 साल में 12 साल तो इन्होंने तपस्या में गुजार दिए थे और 12 साल बचपने में निकले थे। तो यहां पर आपके जसनाथ जी हैं, वो आंसर राइट होगा। ठीक है ना, बिल्कुल जसनाथ जी आंसर एकदम आपके परफेक्ट और राइट होगा। सर जी हाई कोर्ट के लिए डेली क्लास से लेके आया करो, और अपनी क्लास से तो डेली आएगी, आप चिंता करने की आवश्यकता ही नहीं है ना। अगला प्रश्न देखें, शेखावटी में अलग अलग रंग के कपड़ों को अनेक डिजाइनों में काटकर कपड़े पर सिलाई की जाती है। मैं सारे टॉपिक के एक एक प्रश्न इस टाइप से लेकर आया हूं ताकि आपको पता चले। अब ये सीरीज शुरू हुई तो कंटिन्यू चलेगी। कल आपको हिंदी की क्लास मिलेगी, इंग्लिश की मिलेगी, फिर मेरी क्लास मिलेगी, तो ये कंटिन्यू क्लास आपको मिलती रहेगी ना। यहां पर देखो, यहां पर प्रश्न है, शेखावटी में अलग अलग रंग के कपड़ों को अनेक डिजाइनों में काटकर कपड़े पर सिलाई की जाती है, क्या कहलाता है? क्या वह पेच वर्क कहलाता है, सरपेच कहलाता है, दुतई कहलाता है, या फिर पछवेड़ा कहलाते हैं? जल्दी से आंसर कमेंट कीजिएगा, यहाँ पर आंसर साथ साथ में मेंशन कीजिएगा। अगर आप इनके आंसर दे रहे हैं तो वास्तव में आपकी तैयारी अल्टीमेट है, आप एकदम सराहनीय योग्य हैं, आप नौकरी के हकदार हैं। पर यहाँ पर अगर आप गलती से पछवाड़े कर रहे हैं, दुतई कर रहे हैं, सरपेज कर रहे हैं, तो फिर आप रॉन्ग हो जाएंगे। इसका जो राइट आंसर है, जिन विद्यार्थियों ने ए आंसर दिया है वो पेचवर्क बिल्कुल एकदम राइट आंसर होने वाला है। पेचवर्क होता है, क्या होता है? एक कपड़ा होता है, उस कपड़े के ऊपर उस कपड़े को भड़काऊ बनाने के लिए, आपको पता है महिला की जो घाघरे की सीट आती है उसका नाम है कि बींद भड़कनियों घाघरो। सुनना, तुम्हारे घर में जो माता बहने मौसी जब मार्केट जाती है ना, उनको पूछना, वो बताएगी बींद भड़कनियों कई है कि कपड़ों है महिला रो। ठीक है ना। पुरुष जाते हैं तो पुरुष जाते ही वो क्या कहता है कि भाई कौन सा कपड़ा लेना, कि भाई सियाराम का दे दो, या फिर कोई ढंग की 2-3 कंपनियां हैं उनका दे दो। महिलाओं के कपड़ों के नाम बींद भड़कनियों। तो ये कपड़े को भड़काने के लिए एक कपड़े के ऊपर छोटे छोटे कपड़े काट कर ऐसे किया जाता है। ठीक है ना। ओके प्यारे विद्यार्थियों, एक न्यूज आ रही है कि वन विभाग के अंदर लगभग 2440 नए पद सर्जित हुए हैं। जल्द ही एक वन विभाग के अंदर बहुत बड़ी वैकेंसी देखने को मिलेगी आपको। विस्तृत के लिए हम कल इसके ऊपर एक सेशन भी कर देंगे ना। तो यहां पर पेचवर्क राइट हो जाएगा। अब दूसरा प्रश्न यह आएगा, पेचवर्क कहां का प्रसिद्ध है? शेखावटी का। दूसरा प्रश्न बनेगा, पेचवर्क कहां का प्रसिद्ध है? शेखावटी का। सरपेज क्या है? सरपेज क्या होता है? जो पगड़ी होती है, पगड़ी का सजावटी सामान, पगड़ी का सजावटी सामान है ये। जो पगड़ी को चमकदार बनाता है वो सरपेच होता है। दुतई, दुतई है अंगरकी का प्रकार है।
अंगरखी का प्रकार है, अंगरखी का प्रकार दुतई है, मिर्जई है, गद्दर है, डगड़ा है, तनसुख है, ये सब के सब क्या है, अंगरखी के प्रकार हैं। तो राजस्थान कला संस्कृति में, कला संस्कृति को हल्के में लेने की कोशिश ही मत करना भाई, मैं अभी भी कह रहा हूं। अगर आप ऐसे हल्के में लोगे तो फिर आप पीछे रह जाओगे, ठीक है ना, फिर आप पीछे रह जाओगे। अगला प्रश्न देखिए, जिलाई, इसरदा, सापुरा, सामोद आदि ठिकाने किस चित्र शैली से संबंधित हैं? यहां पर चित्र शैली का एक मैंने प्रश्न डाला है, आप आंसर दे दीजिएगा इसका। जिलाई है, इसरदा है, शाहपुरा है, सामोद हैं, ये आदि ठिकाने हैं किस चित्र शैली से संबंध रखते हैं? वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन राजस्थान की चित्र शैलियों से, क्योंकि वो तो हो गए सहायक शैलियों का, अब यहाँ पर उप शैलियों के ठिकानों के बारे में पूछे जाते हैं। और यहाँ पर मेवाड़ 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 मेवाड़, तो भाई जिसने भी ए आंसर दिया है मेवाड़, तो मेवाड़ के अंदर आपको पता है शाहपुरा, शाहपुरा कहां पर आता है? मेवाड़ के अंदर। शाहपुरा कहां पर आता है? मेवाड़ के अंदर। अब यहां पर आप लोगों ने सबने आंसर क्या किया? मेवाड़। किसी ने आंसर किया हड़ौती, पर यहां पर आप देखें क्या इसरदा मेवाड़ के अंदर आता है? क्या इसरदा मेवाड़ में आता है? क्या सामोद मेवाड़ में आता है? क्या अरे सामोद बालाजी का मंदिर जयपुर के अंदर है, तो क्या जयपुर के अंदर शाहपुरा नहीं है? बिल्कुल है सर जी, जयपुर के अंदर भी तो शाहपुरा है, सामोद भी जयपुर में है। इसरदा बांध आपने नहीं सुना है? टोंक, दौसा और सवाई माधोपुर के पास, जिलाई, तो ये सारे के सारे पूर्वी राजस्थान, उत्तर पूर्वी राजस्थान के अंदर हैं। तो ये सारे के सारे जो ठिकाने हैं वो ढूंढाड़ चित्र शैली के ठिकाने हैं। कौन सी चित्र शैली के? ढूंढाड़ चित्र शैली के हैं। ईमानदारी से बताओ किन के राइट हो रहा है? ईमानदारी से बताना है ये किन के राइट हो रहा है? एक बार थम करके बताओ कि सर मेरे राइट था। ईमानदारी से बताओ भाई किन के राइट था? कि सर मेरे राइट था। तो देखो यहां पर देखो ये सारे के सारे ढूंढाड़। अब यहां पर जूनिया ठिकाना है, जूनिया ठिकाना कहाँ का हो जाएगा? जूनिया ठिकाना है यहाँ पर घाणेराव है, यहाँ पर ये ठिकाने तो इधर आ जाएंगे पालीवाड़े में, ये मारवाड़ में, हाड़ौती अलग आ जाएगा, मेवाड़ अलग आ जाएगा। तो ऐसे प्रश्न भी आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। इस बार राजस्थान कला संस्कृति का वेटेज सब में ज्यादा दिया है। आप कहेंगे कि संपत सर ने तो ऑलरेडी राजस्थान कल्चर पढ़ा दिए। अरे वो तो मैंने टेलर दिखाया है आपको, समझ रहे हो? अरे समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूं? वो तो मैंने केवल आपको टेलर दिखाया है, फिल्म बाकी है अभी। अब देखो ये फिल्म अब शुरू हुई है आपके सामने। अब सोचो मैं केवल ये प्रैक्टिस के लिए एक एक क्वेश्चन लेकर आया हूं। जब मैं इस तरह की अब आपको कल्चर पढ़ाऊंगा तो आप सोचिएगा किस लेवल तक की आप कल्चर पढ़ेंगे। चाहे टफेस्ट प्रश्न आए, चाहे इजी प्रश्न आए, मेरा बच्चा करके आएगा भाई, सीधी बात है ना। तो प्रश्न यहां पर राइट आंसर ढूंढाड़ शैली था। आ जाओ भाई, अगला प्रश्न बड़ा ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, सोचने वाला है, समझने वाला है, और सोच समझ के ही आंसर देना है, ठीक है ना। सोच समझ कर ही आंसर देना है। चित्तौड़गढ़ जिले के बस्सी गांव के खेदारियों का पुश्तैनी व्यवसाय है जो मांगीलाल मिस्त्री का संबंध किस कला से है? तो इसका मतलब है कि मांगीलाल मिस्त्री चित्तौड़गढ़ जिले के बस्सी गांव के खेदारियों हैं, और खेदारियों का एक पुश्तैनी व्यवसाय है जिसका संबंध मांगीलाल मिस्त्री भी रखता है। तो वो व्यवसाय कौन सा है? पाने हैं, कावड़ है, व्हील है, या फिर कठपुतली है? प्रश्न बढ़िया है, अच्छा है, आंसर देने लायक है। यहां पर यह पूछा है, पहली बात तो चित्तौड़गढ़ बस्सी किसके लिए प्रसिद्ध है? राजस्थानी हस्तकला का प्रश्न है, चित्तौड़गढ़ बस्सी किसके लिए प्रसिद्ध है? और दूसरा प्रश्न यहां पर आया है, मांगीलाल मिस्त्री का संबंध किससे है? पाने से है, कावड़ से है, व्हील से है, या फिर कठपुतली से? तो मैं आपको यहां पर बता दूं, ये जो चारों के चारों हैं ये राजस्थान लोक कला, ये राजस्थान लोक कला टॉपिक में से है, लोक कला। अब इसमें से कठपुतली आपने देखी है कि कठपुतली आपके उदयपुर की प्रसिद्ध है, ठीक है ना, लकड़ी की बनी हुई उदयपुर की प्रसिद्ध है। पाने हैं, पाने आपके नाथ द्वारा राजसमंद के प्रसिद्ध हैं, नाथ द्वारा राजसमंद के पाने प्रसिद्ध हैं। और इसमें 24 प्रकार का श्रृंगार किया गया है। कितने प्रकार का? 24 प्रकार का श्रृंगार किया गया है। पर यहाँ का जो राइट आंसर होगा वो कावड़ होगा, यहाँ का राइट आंसर होगा वो कावड़ होगा। पर अब आपको आंसर क्या देना है कि ये कावड़ है, कावड़ में मुख्य रूप से लकड़ी का बना विवान होता है,
कावड़ में मुख्य रूप से किस रंग का प्रयोग होता है? बताओ, कावड़ में मुख्य रूप से कौन से रंग का प्रयोग होता है? जल्दी से आंसर मेंशन कर दीजिएगा। कावड़ है, इस कावड़ के अंदर कौन से रंग का प्रयोग किया जाता है? जल्दी से बताओ, कावड़ के अंदर कौन से रंग का प्रयोग किया जाता है? किसी को पता है क्या? जल्दी से सबसे पहले आंसर कौन देता है? क्या बात है, कोमल कुमावत ने आंसर दे दिया है, वेरी गुड। ठीक है ना, लाल रंग का प्रयोग किया जाता है। इस कावड़ के अंदर मुख्य रूप से जो रंग का प्रयोग होता है वह लाल रंग का प्रयोग किया जाता है। ऐसे प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे तो मजा आ जाएगा, केवल आप लोग ही कर पाओगे। एक बहुत इजी प्रश्न दिया है, मैंने कहा कि हार्ड और इजी दोनों सम्मिलित प्रश्न देते हैं ताकि आप हर टाइप के प्रश्न कर पाओ। यहां पर आया है ओदक दुर्गों में, ओदक दुर्ग की श्रेणी में, दुर्गों में भी ओदक दुर्ग की श्रेणी का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है। यहां पर ओदक दुर्ग के बारे में पूछा है, आपको यह पता होना जरूरी है कि ओदक दुर्ग किसे कहा जाता है, ओदक दुर्ग की श्रेणी में कौन सा आता है। जल्दी से बता दीजिएगा कौन सा ऑप्शन हम लॉक कर दे। आपको ही बताना है भाई। आप में से कितने विद्यार्थी चाहते हैं कि शाम की क्लास है वो कंटिन्यू कर दी जाए? आप में से कितने ऐसे विद्यार्थी चाहते हैं कि भाई जो शाम वाली जो हम क्लास ले रहे हैं इस क्लास को कंटिन्यू कर दी जाए? अगर चाहते हैं तो एक बार थंब कर दीजिएगा, ताकि हम एक सीरीज चलाते हैं जिसमें कभी हिंदी की, कभी इंग्लिश की और कभी मैथ की और कभी मेरी कंटिन्यू क्लासें आपको मिलती रहे और शाम को 1 घंटा आपकी अच्छी पढ़ाई हो जाए और रिवीजन भी हो जाए ना। बिल्कुल, जिन विद्यार्थियों ने ओदक दुर्ग का मतलब ही होता है जल दुर्ग, ओदक दुर्ग का मतलब होता है जल दुर्ग, और जल दुर्ग का बेस्ट एग्जाम्पल यहां पर कौन सा हो जाएगा? यहां पर रणथंबोर तो होगा नहीं, शिवाना दुर्ग है ये वन दुर्ग की श्रेणी में आता है, कुंभलगढ़ दुर्ग होता नहीं, ये गिरि दुर्ग की श्रेणी में आता है, गागरोन का दुर्ग है ये राजस्थान के अंदर एक बेस्ट एग्जाम्पल है जल दुर्ग का, क्योंकि ये जो दुर्ग हैं ये आहू और कालीसिंध नदी के संगम पर स्थित हैं। आहू और कालीसिंध नदी के संगम पर स्थित है। कौन सा दुर्ग? गागरोन दुर्ग। तो इसका एक ऑप्शन है वो बिल्कुल राइट हो जाएगा। अब यहां पर यह प्रश्न देने का एक ही मतलब था कि केवल थोड़ा सा टर्न लेना, हल्का सा जल दुर्ग पूछते तो हर कोई कर लेते, पर आप में से 10%, 50% या 40% ऐसे विद्यार्थी थे जिन्होंने ओदक नाम सुनते ही थोड़ा सा पीछे हट गए कि यार पता नहीं क्या होगा। ठीक है ना। अगला प्रश्न देखें, बहुत ही शानदार। राजा या किसी व्यक्ति विशेष की मृत्यु के बाद शोक व्यक्त करने के लिए काव्य संग्रह की रचना की गई है। अगर कोई राजा है या फिर किसी व्यक्ति हैं, उसकी मृत्यु हो जाती है और उसकी मृत्यु के बाद जब शोक प्रकट किया जाता है तो उसके दुख में अगर कोई चीजें लिखी जाती है तो उसे क्या कहा जाता है? क्या उसे विगत कहते हैं, क्या उसे रूपक कहते हैं, क्या उसे वेली कहते हैं, या फिर उसे मरसिया कहा जाता है? जल्दी से आंसर दे दीजिएगा। यानी कि 4th ग्रेड जैसे एग्जाम में भी यहां से प्रश्न बहुत ज्यादा पूछे गए थे, तो निश्चित रूप से इस बार भी यहां से प्रश्न आने की संभावनाएं हैं। आपको पता होना चाहिए रासो कब लिखा जाता है, पर्ची कब लिखी जाती है, विगत कब लिखी जाती है, ये सारी चीजें आपको पता है। जैसे वेली किशन रुक्मणी आपने सुना ना, वेली लिखी जाती है, राज रूपक, ठीक है ना, मारवाड़ परगनारी विगत ऐसे लिखा जाता ना, ठीक है ना, राणा जगपतरा मरसिया। तो ये मरसिया है किसी व्यक्ति के मरने के बाद, उसकी मृत्यु के बाद उसके शोक व्यक्त करने के लिए लिखा जाता है ना। कई आदमी देखना अपने परिवार समाज में किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाए, पहले याद करे न कर, अरे यार फलान जी तो बहुत बढ़िया आदमी है, सुबह मारू मिलन गया था, कल हमारे फोन पर बात करी थी, परसों यहाँ मिलन गया था, वहां पर मुझे मिले थे, बढ़िया आदमी थे, आज से 10 दिन पहला मैं मिला था। अब उनके दुख के अंदर बहुत सारी चीजें हम बोलते हैं, पहले नहीं बोलते हैं, मरने के बाद आपको पता है हर कोई बोलता है 10 दिन पहला मारू मिलन गया था, है मन के मैं 4th ग्रेड की तैयारी करूं है। अगला प्रश्न देखे, यहां पर सुमेलित करना है, ये आपके क्या दे रखा है, भाषा साहित्य का एक काल दे रखा है और इन काल को सुमेलित करना है कि यहां पर क्या पूछा, प्राचीन काल कब है, पूर्व मध्य काल कब आता है, उत्तर मध्य काल कब आता है और आधुनिक काल कब आता है। अब देखो मैंने एक ऑप्शन यहां पर ऐसे दिया, आप आराम से पकड़ सकते हो। पकड़ने का मतलब आप क्या पकड़ेंगे
कि आधुनिक काल तो अभी का चल रहा है, इसका मतलब 1850 ईस्वी से अब तक, यानी कि 4 के अंदर तो 3 आएंगे आएंगे भाई। ये पकड़ने का तरीका सीखो। यहां पर मैंने चला कर दिया 1850 ईस्वी से अब तक, इसका मतलब है कि आधुनिक काल की बात हो रही है। अब तक यानी कि 4 में 3 आएंगे, और 4 में 3 मैंने यहां पर 1 के अंदर ही दिए हैं। ये प्रश्न करने का एक तरीका है। ऐसे बहुत सारे प्रश्न आपके एग्जाम में आते हैं। अब आप खुद मिला लीजिएगा। प्राचीन काल है वो आपके 1050 से 1450 आ जाएगा। अब यहां पर अपन बात करें पूर्व मध्यकाल, पूर्व मध्यकाल यानी कि 2 के अंदर आपके पूर्व मध्यकाल और उत्तर मध्यकाल। पूर्व मध्यकाल आएगा आपके 1450 से 1650 तक, और उत्तर मध्यकाल आएगा 1650 से 1850 तक। यानी कि 1 के अंदर 1, 1 के अंदर 1, 2 के अंदर 4 और 3 के अंदर 2। तो आपके बी आंसर हैं बिल्कुल, यहां से सॉरी सी आंसर है वो बिल्कुल राइट होने वाला है। इस प्रकार के प्रश्न भी आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। इस प्रकार के भी प्रश्न हैं वो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है ना। ओके, नरेंद्र जाट कह रहा है क्या भाई सर एक दिन कला संस्कृति एक दिन भूगोल, ऐसे क्लास होनी चाहिए सर, एक दिन कला संस्कृति एक दिन भूगोल, ऐसी क्लास करें? बिल्कुल, अगर आपने कहा है तो जरूर करेंगे, इस पे भी ध्यान देंगे ना। अगला प्रश्न है, आप जवाब दीजिएगा। टेम्पल ऑफ रेड्स के नाम से मैसूर पर्यटक स्थल है। बहुत इजी प्रश्न है, पर थोड़ा सा घुमा कर दिया गया है। प्रश्न बहुत इजी है, पर थोड़ा सा इसको घुमा क्या दिया है, बहुत सारे बच्चे इसको कर भी नहीं पाएंगे। जैसे यहां पर आपको दिया है टेम्पल और ऑफ रेड्स के नाम से मैसूर पर्यटक स्थल है। खेतड़ी में, करणी माता मंदिर, जसवंत थड़ा या फिर अभेड़ा महल। जल्दी से बताइएगा। राजस्थान के पर्यटक से संबंधित ये प्रश्न डाल दिए गए हैं यहाँ पर। क्या आंसर लॉक करूं मैं? टेम्पल ऑफ रेड्स। अब बता दीजिएगा भाई। अब ये भी प्रश्न कोई गलत करने योग्य है क्या? फिर भी बहुत सारे बच्चे हैं इसको गलत करके आ जाएंगे। क्यों? क्योंकि वो थोड़ा सा ध्यान नहीं देता है। टेम्पल का मंदिर, टेम्पल का मतलब क्या होता है? मंदिर होता है। और मंदिर किसका? रेड्स यानी चूहा, यानी कि चूहा का मंदिर किसे कहा जाता है? चूहों का मंदिर किसे कहा जाता है? अरे मजा आया कि नहीं आया? ईमानदारी से बताओ, चूहों का मंदिर किसे कहते हैं? करणी माता के मंदिर को कहते हैं। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा कक्षा 10 की बुक में ये साफ दे रखा है, ये कोई मन से बना रखे प्रश्न नहीं है। वहां पर भी ऐसे प्रश्न दे रखे हैं, तो निश्चित रूप से वहां पर दे रखा है। एक बच्चा का प्रश्न है सर रीट, जो भी रीट की तैयारी करें, रीट L1 या L2 की तैयारी कर रहे हैं, तो प्यारे विद्यार्थियों ऑनलाइन सारथी पर, ऑनलाइन SARTHI ऑनलाइन सारथी 2.0 हमारा चैनल है, उसके ऊपर आपके रीट की सभी कक्षाएं प्रारंभ हो चुकी हैं। मैं खुद राजस्थान वहां पर पढ़ा रहा हूं। राजस्थान की क्लासें आपको वहां पर मिल रही है, टीचिंग मेथड की मिल रही है, और शैक्षिक परिदृश्य की क्लासें हो रही है, और मनोविज्ञान की भी क्लासें शुरू हो गई हैं। तो आप 2.0 के ऊपर क्लासें देके कल मॉर्निंग के अंदर मेरी क्लास आएगी वहां पर। ओके, अगला प्रश्न देखे, बहुत ही इंपॉर्टेंट। इस प्रश्न का आंसर कौन देगा? मान लेंगे उसकी तैयारी बहुत ही शानदार है, और कहते हैं ना भाई कल्चर का बादशाह कहेंगे, आज हम उनको उपाधि देंगे कल्चर का बादशाह। ठीक है ना। सर जी आगरा से राम राम। बिल्कुल भाई राम राम। गुरुजी आपकी वजह से मेरे 110 प्लस राइट हो रहे हैं राजस्थान पुलिस में। भाई देखो अब तो खूब सारी नौकरियां लगेगी राजस्थान में। नौकरी कहते हैं ना, नौकरी की फैक्ट्री बढ़ा देंगे इस बार। हम देखो, बहुमंजिला बावड़ी जिसके तोरण द्वार पर गजराज के उत्कृष्ट नक्काशीदारी अंकन हैं, जिससे उनकी सूंड को अंदर की ओर मोड़ा गया है, जिससे ऐसा प्रतीत हो रहा है मानो हाथी बावड़ी से पानी पी रहा है। ये किस बावड़ी की विशेषता है? ये राजस्थान के अंदर किस बावड़ी की विशेषता है? वापस मैं एक बार पढ़ूं क्या? बहुमंजिला बावड़ी जिसके तोरण द्वार पर गजराज के उत्कृष्ट नक्काशीदारी अंकन है, जिससे उनकी सूंड को अंदर की ओर मोड़ा गया है, जिससे ऐसा प्रतीत हो रहा है मानो हाथी बावड़ी से पानी पी रहा है। ये राजस्थान की किस बावड़ी की पहचान है? क्वीन स्टेपवेल, चांद बावड़ी, नौलखा बावड़ी या फिर त्रिमुखी बावड़ी? दे दो भाई, आंसर दे दो। मैं भी तो देखो कितने प्यारे आंसर आ रहे हैं आपके। एक बार सभी विद्यार्थी सेशन को शेयर और क्लास को लाइक भी कर दो भाई, जो नए बच्चे जुड़े हैं। अब ये जो प्रश्न है ना,
ये मैं एप्लीकेशन के अंदर भी सारे विद्यार्थी को जिसका कल्चर ज्योग्राफी से पढ़ा रखी है, मैं एप्लीकेशन में सारे के सारे ऐसे प्रश्नों की आपको प्रैक्टिस करवाने वाला हूँ। डेली क्लास रहेगी अपनी और डेली एप्लीकेशन के अंदर मैं आऊँगा और डेली आपके ऐसे प्रश्न लेके आऊँगा और प्रैक्टिस करूँगा और पूरा उसका तोड़ देके जाऊँगा आपको, ठीक है ना। तो यहाँ पर जितने भी विद्यार्थियों ने जो चांद बावड़ी की है, चांद बावड़ी आभानेरी दौसा के अंदर है, आभानेरी दौसा, चांद बावड़ी कहाँ पर है, आभानेरी दौसा के अंदर है, जो विशुद्ध रूप से गलत है, गलत नहीं विशुद्ध रूप से गलत है। अब तुक्का मत मारो। एक लड़की ने भाई, किसने, एक बच्ची ने कह दिया भाई तुक्का मत मारो, ठीक है ना, ठीक है ना। चांद बावड़ी होगा नहीं, नौलखा और त्रिमुखी बावड़ी में आपको कंफ्यूज है। यहाँ पर होगा क्वीन स्टेपवेल। स्टेपवेल का मतलब होता है बावड़ी और क्वीन का मतलब होता है रानी। तो यहाँ पर रानी जी की बावड़ी होगी, यहाँ पर होगी रानी जी की बावड़ी। सुना है क्या रे, रानी जी की बावड़ी सुना है क्या? अरे रानी जी की बावड़ी के बारे में सुना है क्या? नहीं सुना है तो आज सुन लेना। रानी जी की बावड़ी इसका राइट आंसर होने वाला है। इसका राइट आंसर क्या होगा? रानी जी की बावड़ी। अब बताओ कभी गलत करोगे क्या? कभी नहीं करना है। अब कोई ये नहीं कह सकता है कि ऐसा प्रश्न नहीं पूछा जाएगा। ध्यान रख लेना, आरपीएससी की नज़र है अपने चैनल पर। आपने 4th ग्रेड में देख लिया है, फिर अभी मैंने लैब असिस्टेंट का वीडियो डाला, आपने देखा होगा, तुरंत ज्योग्राफी की पद आएंगे, आ गया था ट्वीट। आरपीएससी की नज़र है, प्रश्न छपेगा। अधीनस्थ बोर्ड की नज़र है, प्रश्न छपेगा। तो यहाँ पर ये कोई नहीं कहेगा कि ऐसे प्रश्न एग्जाम में सही नहीं पूछे जाते हैं। आज से पूछे जाएंगे और आएंगे तो आप लोग ही करेंगे। ये रानी जी की बावड़ी के बारे में कहा गया है, ठीक है ना। ये इस प्रकार से निर्मित हो रखी हैं। यहाँ की ऐसी कलात्मक हैं चीज़ें हैं जिसके बारे में आपको जानना बहुत ही जरूरी है। चलो कुछ इजी प्रश्न देते हैं, आप हताश न हो। आपके लेवल के भी प्रश्न लेकर आया हूँ मैं, पर मैं ये इसलिए लेकर आया हूँ कि अब हम इस टाइप के प्रश्न पढ़ेंगे, लेवल के पढ़ेंगे, टेलर नहीं, अब फिल्म दिखाएंगे पूरी। विरुद्ध 76 किरतार बावणी वीरमदेव सोलंकी का दोहा रचित है। क्या ये दुर्सा आडा जी ने लिखे, बाबूजी चतुर सिंह जी ने लिखे, विजयदान देथा ने लिखे, या फिर दुर्गादास राठौड़ ने लिखे? जल्दी से बता दीजिएगा ये रचनाएं किन की हैं, ये रचनाएं किन की हैं, जल्दी से बता दीजिएगा। सर जी 2nd ग्रेड के लिए कोर्स क्यों नहीं लॉन्च करें? नहीं, मैं अभी काम नहीं कर पाऊंगा। मैं रीट भी फ्री पढ़ा रहा हूँ, L1 L2 बिल्कुल फ्री पढ़ा रहा हूँ, कंप्लीट बैच फ्री पढ़ाऊंगा रीट का, ठीक है ना। हम अभी राजस्थान सब इंस्पेक्टर, 4th ग्रेड, हाई कोर्ट, CET और वन रक्षक वन पालवाड़ा और महिला पर्यवेक्षक, ये बैच है जिसके ऊपर कोर्स लॉन्च करेगा और उसमें अल्टीमेट तरीके से दबाकर मेहनत कर रहे हैं। बाकी के सब फ्री पढ़ाएंगे क्योंकि सब चीज़ है ना। अब देखो यहाँ पर आपका जो राइट आंसर होगा, दुर्सा आडा जी राइट आंसर होगा, जो महाराणा प्रताप के दरबारी विद्वान थे और इनको फिर पकड़कर लास्ट में अकबर ले गया था। तो वहाँ पर भी ये महाराणा प्रताप की प्रशंसा में बहुत सारी रचनाएं करते थे, ठीक है ना। तो यहाँ से दुर्सा आडा जी राइट हो जाएंगे। अगला प्रश्न, राजपूत महिलाओं द्वारा लूर, भील महिलाओं द्वारा घुमरा व छोटी बच्चियों द्वारा किया जाने वाला झुमरिया क्या कहलाता है? क्या वो हाथीमना नृत्य कहलाता है, वो रायण नृत्य कहलाता है, वो घूमर नृत्य कहलाता है, या फिर वो डांडिया नृत्य कहलाता है? जल्दी से आंसर दे दीजिएगा। इनमें से कौन सा नृत्य है अगर उसे राजपूत महिला करे तो लूर कहा जाता है? इनमें से कौन सा नृत्य जिसे भील महिला करे तो घुमरा कहते हैं? इनमें से कौन सा नृत्य है कि जिसे छोटी बच्चियां करे तो उसे झुमरिया कहा जाता है? जल्दी से आंसर कमेंट कीजिएगा। प्रश्न बड़ा इजी है, थोड़ी सी लैंग्वेज को इधर उधर किया है, बाकी का प्रश्न बड़ा इजी है। यहाँ पर आप सबका आंसर भी आ रहा है। हाथीमना तो भील जाति का नृत्य है, रायण है वो ग्रासिया जाति का नृत्य है, पर आपका राइट आंसर आ रहा है वो घूमर नृत्य हो जाएगा। कौन सा नृत्य हो जाएगा? घूमर नृत्य यहाँ का राइट आंसर होने वाला है। ऑप्शन नंबर सी एकदम राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सी है और सी एकदम बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। हाँ या ना जल्दी से बताओ, समझ में आया कि नहीं आया? अब यहां पर यह प्रश्न देने का मतलब क्या है? यहां पर इस प्रश्न के अंदर आपको हाथीमना नृत्य यानी कि जनजातीय नृत्य भी आपको पढ़ने जरूरी हैं। जनजातीय नृत्य है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अब जनजातीय नृत्य में है क्या? एक तो भील के बारे में पढ़ना है, ग्रासिया जाति इंपॉर्टेंट बताता हूं, ग्रासिया जाति के नृत्य पूछा जाता है,
इसके अलावा आपके जो शेरिया जाति हैं, कंजर जाति हैं, ठीक है ना, एक इनके नृत्य इंपॉर्टेंट हैं। और इनके अलावा एक जैसे कालबेलिया और मेव जाति के नृत्य भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हैं। यहाँ से प्रश्न बार बार पूछे जाते हैं। अगर ऐसे प्रश्न भी तुम लोग गलत कर दोगे तो फिर तुम सिलेक्शन की उम्मीद छोड़ देना। ये तो तुम्हें बराबर लाने के लिए है, सिलेक्शन के लिए नहीं है, बराबर लाने के लिए। यानी कि इतने तो दूसरे भी सब राइट कर रहे हैं, आप भी करके आओ। फिर कुछ ऐसे प्रश्न हैं जो आपको मेरिट डिसाइड कराएंगे, वो आपको अलग प्रकार से लेकर चले जाएंगे, ठीक है ना। अगला प्रश्न है, रमजोल किस प्रकार का लोक वाद्य यंत्र है। राजस्थान के लोक वाद्य यंत्र का यहाँ पर प्रश्न डाला है हमने। रमजोल है वो किस प्रकार का लोक वाद्य यंत्र है, जल्दी से आंसर कमेंट कर दीजिएगा। क्या ये एक सुशीर वाद्य यंत्र है, ये घन है, या फिर तत् है, या फिर अवनद प्रकार का वाद्य यंत्र है। जल्दी से आंसर मेंशन करो। जिसको आ रहा है तुरंत आंसर मेंशन करें, जिसको आ रहा है तुरंत आंसर मेंशन करें। सुशीर का मतलब फूंक मारने से ध्वनि निकले, फूंक मारने पर ध्वनि। घन का मतलब होते हैं जिसमें धातुओं के टकराने से, अगर धातुओं के टकराने से अगर ध्वनि निकले तो वो घन हो जाएगा। तत् वाद्य यंत्र जिसमें तारों से ध्वनि निकले, और अवनद वाद्य यंत्र जिसमें चमड़ा मंडा हो, चमड़ा पर चोट मारने से ध्वनि निकले तो अवनद वाद्य यंत्र हो जाएगा। अब आप खुद यहाँ पर आंसर दे दीजिएगा। कोई विद्यार्थी बी कर रहा है, कोई सी कर रहा है, आप में से कोई डी आंसर कर रहा है। अरे भाई कोई सही तो आंसर मेंशन कर दो। झांझर, रमजोल, ये क्या होता है? रमजोल होता क्या है? महिलाएं जब नृत्य करती हैं और नृत्य करते समय जो पैर में घुंघरू बांधती हैं, उन घुंघरू को रमजोल कहा जाता है। घुंघरू, तो महिलाओं द्वारा वो जो घुंघरू बांधे जाते हैं उसे रमजोल कहते हैं। और घुंघरू में धातुएं आपस में टकराती हैं, और जब धातुएं आपस में टकराएगी तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, जब धातुएं आपस में टकराएगी तो घन वाद्य यंत्र में हो जाएगा। यानी कि बी आंसर इसका एकदम राइट होगा। क्या बी लॉक किया जाए? बिल्कुल, अगर बी लॉक किया जाए तो एकदम सही आंसर था। अगर आपने बी लॉक करने का बोला है तो आंसर एकदम सही था। अब बताओ भाई, प्रश्न तो बहुत इजी है, आपको आ भी रहे हैं, आपको कंफ्यूज भी कर रहे हैं, और मैं तो चाहता हूं कि कंफ्यूज करें आपको, ताकि आप एग्जाम के अंदर फ्यूज नहीं होए, वहां पर आप एकदम सही सही करके आए। काफी विद्यार्थी तो कह रहे थे सर हम जब 4th ग्रेड के एग्जाम में बैठे थे तो हमें ऐसा लग रहा था कि ये भी मुझे आ रहा है, ये भी आ रहा है, ये भी आ रहा है, ये भी आ रहा है। तो एक बार तो ऐसे हमने आंखें की भाई कहीं सपना तो नहीं आ रहा है कि ये सारे प्रश्न राइट कैसे हो रहे हैं, क्योंकि शॉर्ट नोट्स और मैराथन कहाँ से पढ़ाई थी उन्हीं में से प्रश्न आ रहे थे। राजस्थान के रीति रिवाजों में मौसर किसे कहते हैं? बहुत ही सिंपल प्रश्न है, बहुत ही सिंपल प्रश्न। ये इसलिए डाला है कि वापस जो अभी तक कोई एक भी प्रश्न राइट नहीं कर पाया या 2-3 कर पाए, वो तो कम से कम ये राइट करे, इसलिए डाल रखा है। क्या दहेज को कहते हैं? मृत्यु भोज को, विवाह के अवसर पर प्रतिभोज को, या फिर गृह प्रवेश को? मौसर किसे कहते हैं? जल्दी से आंसर दे दीजिएगा। मौसर कहा जाता है मृत्यु भोज को, यानी कि बी आंसर एकदम सही होने वाला है। मृत्यु भोज को मौसर कहा जाता है, ठीक है ना। नौकरी नहीं लगी तो फिर गांव में घूमते फिरना, लोगों के मृत्यु भोज खाना और अगले जन्म के अंदर नरक के अंदर जाना, ध्यान रख लेना। इसीलिए मृत्यु भोज को छोड़ना पड़ेगा भाई। मृत्यु भोज एक कुरीति है, इसको छोड़ो। नौकरी लगी हुई तो लोग जाते नहीं है, नौकरी लगा हुआ मृत्यु भोज के अंदर जाए तो कार्रवाई भी हो सकती है, क्योंकि मृत्यु भोज तो एक सामाजिक कुरीति है, नहीं जाना चाहिए भाई। क्योंकि आप नौकरी छोड़ के नौकरी के समय आप मृत्यु भोज के अंदर घूमेंगे। अगला प्रश्न देखो, बढ़िया और इंपॉर्टेंट है। झांझरिया और पैंजण आभूषण, झांझरिया और पैंजण आभूषण कहाँ पहना जाता है? झांझरिया और पैंजण आभूषण है वो कहाँ पर पहना जाता है? हाथ में, गला में, कान में, पैर में। झांझरिया या फिर पैंजण जो आभूषण है वो कहाँ पर पहना जाता है? जल्दी से बता दीजिएगा। हाई कोर्ट के लिए बुक आएगी, मॉडल पेपर प्लीज सर। हाई कोर्ट के लिए आपके नोट्स आएंगे, बढ़िया वाला नोट्स मिलेंगे आपको हाई कोर्ट के लिए बहुत जल्द। दीपावली पर आपको ये नोट्स मिलेंगे हाई कोर्ट के, और फिर देंगे मॉडल पेपर, जैसे 4th ग्रेड में दिए थे ना वैसे के वैसे, ठीक है ना। यहाँ पर आंसर दे दीजिएगा आप। बहुत बढ़िया, सबके आंसर आ रहे हैं भाई। ये
हाथ करने वाला दुष्टी आदमी कौन है रे, हैं, उनका गला दबा दो। यानी कि यहां पर राइट आंसर होगा पैर। यहां पर झांझरिया या फिर पैंजन जो आभूषण है वो पैर के अंदर पहना जाता है। अब वो भी किन के द्वारा, बच्चों के द्वारा। जो छोटे बच्चे होते हैं उन छोटे बच्चों के छोटे छोटे पैर के अंदर जो पायल जो पहनाई जाती हैं, जो झांझरिया कहते हैं उसे पैंजन कहते हैं। ये हमारे राजस्थान में छोटे बच्चों के पैर में पहनाए जाने वाला एक आभूषण है। ये छोटे बच्चों के पैर में पहनाए जाने वाला एक आभूषण है जिसे झांझरिया या फिर पैंजन कहा जाता है। जिसे झांझरिया कहते हैं या फिर क्या कहते हैं भाई, पैंजन कहते हैं। हाँ या ना जल्दी से बताओ एक बार भाई। क्लास को अभी तक बहुत सारे विद्यार्थियों ने लाइक नहीं किया है, लाइक करो भाई यार, सेशन को शेयर कर दियो, ठीक है ना। ओके, अगला प्रश्न जरूरी और इंपॉर्टेंट। निम्नलिखित में से किसने सर्वप्रथम 1912 में भारतीय भाषा सर्वेक्षण में राजस्थानी भाषा के लिए राजस्थानी शब्द का प्रयोग किया गया था? ये एक PYQ प्रश्न है जो पिछले एग्जाम में पूछा गया था, पर इस बार एग्जाम में 101% आपके आएगा। ये प्रश्न मैं लिख के दे रहा हूं यहाँ पर, 100% आपके एग्जाम में पूछा जाएगा, इसका मतलब पूछा जाएगा। अब वो राजस्थान सब इंस्पेक्टर में पूछे या फिर हाई कोर्ट भर्ती के अंदर पूछे या फिर महिला पर्यवेक्षक के अंदर पूछे या फिर वनपाल वन रक्षक, कहीं ना कहीं तो ये पूछा जाएगा। किसी में नहीं तो CET में तो डेफिनेटली पूछा जाएगा। तो 1912 की बात की जाती है, भारतीय भाषा सर्वेक्षण के लिए राजस्थानी शब्द का प्रयोग। और ये राजस्थानी शब्द का प्रयोग किस में करेंगे, इनकी एक पुस्तक थी। किन की पुस्तक थी ये? क्या ये जॉर्ज अब्राहम गिरिसन की थी, सूर्यमल मिश्रण की, या कर्नल टोड या कवि कुशल नाम की थी? तो जॉर्ज अब्राहम गिरिसन की एक पुस्तक थी द लैंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया। इस पुस्तक के अंदर कौन सी थी? द लैंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया। इस पुस्तक के अंदर इन्होंने सबसे पहले कहा है राजस्थानी शब्द का प्रयोग किया गया। और राजस्थानी भाषा का पहला वैज्ञानिक अध्ययन करने वाला, हम ये कह सकते हैं राजस्थानी भाषा का प्रथम वैज्ञानिक अध्ययन, राजस्थानी भाषा का प्रथम वैज्ञानिक अध्ययन, राजस्थानी की भाषा का प्रथम वैज्ञानिक अध्ययन किसने किया था? तो वो जॉर्ज अब्राहम गिरिसन ने किया था। सूर्यमल मिश्रण ये राजस्थान के राज्य कवि हैं। सूर्यमल मिश्रण कौन है भाई? राजस्थान के राज्य कवि हैं। राजस्थान के राज्य कवि सूर्यमल मिश्रण है आपके। राजस्थान के राज्य कवि कौन है भाई? बिल्कुल सूर्यमल मिश्रण हैं। ओके, ठीक है। प्लीज बताइए एग्जाम कब तक होगा हाई कोर्ट का? अरे कौन है रे भाई? हाई कोर्ट का एग्जाम 2026 के अंदर होगा। राजस्थानी भाषा के लिए प्रयोग किया गया वागड़ को भीलों की बोली कहा था। द पुस्तक, हाँ बिल्कुल, वागड़ी भाषा को भीलों की बोली कहा था, वागड़ को नहीं, ठीक है ना। सर मुझे ऑनलाइन कोर्स लेना है, प्लीज बेटा इसके लिए दो, इसको टेलीग्राम का वो एप्लीकेशन का लिंक दो इनको, ठीक है ना। अगला प्रश्न देखें। अगला प्रश्न वेरी इंपॉर्टेंट है। निम्न में से कौन सा राजस्थान की प्रसिद्ध हैंड ब्लॉक प्रिंटिंग तकनीक का नाम है जिसे सफेद या ऑफ वाइट पृष्ठभूमि पर दबाए गए जटिल पुष्प पैटर्न होते हैं? जल्दी से आंसर दे दीजिएगा, बड़ा प्यारा और अल्टीमेट है। निम्न में से कौन सा राजस्थान की हैंड ब्लॉक प्रिंटिंग तकनीकी का नाम है जिसमें सफेद या वाइट पृष्ठभूमि पर दबाए गए जटिल पुष्प पैटर्न होते हैं? वो कौन सी प्रिंटिंग है? बांधनी है, सांगानेरी है, लेरिया है या फिर पटोला है? जल्दी से आंसर कमेंट कीजिएगा। बढ़िया लेवल का आंसर आना चाहिए क्योंकि यहाँ पर भी आपके चीज बढ़िया लेवल की दे रखी हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों यहाँ पर कौन सा हो जाएगा? ए ऑप्शन होगा, बी या फिर सी या फिर डी। 1 2 3 4 इनमें से कौन सा आंसर होने वाला है? सर जी बी को लॉक कर दिया जाए। बी को लॉक कर दिया जाए तो बिल्कुल बी को आपके लॉक कर दिया जाए है, सांगानेरी हो जाएगा, सांगानेरी हो जाएगा। ये आपके कमेंट बॉक्स में ऊपर देखो पिनअप कर रखा है, ये एप्लीकेशन का लिंक है, यहाँ पर आप जाकर सर्च कर लेना, आपको सारे कोर्स की डिटेल मिल जाएगी, जो भी कोर्स के बारे में पूछ रहे ना, ठीक है ना। पर मैं यहाँ बात नहीं कर सकता, मैं पढ़ाने के लिए आया हूँ ना। अगला प्रश्न, मारवाड़ा परगनारी विगत के लेखक कौन है? बहुत बढ़िया और बहुत ही सरल और बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चारण शिवदास जी थे, दयालदास, मनोहत नैन सिंह या फिर पद्मनाभ थे।
तो प्यारे विद्यार्थियों, ये प्रश्न आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हमने डाला है, पर बहुत ही सरल प्रश्न डाला है ताकि आपको पता चले, क्योंकि हर प्रश्न तो हार्ड आता नहीं है, इसमें सारे लेवल के प्रश्न मैंने डाले हैं। तो मुणोत नैणसी मारवाड़े परगनारी विगत के लेखक थे मुणोत नैणसी, इसीलिए मुणोत नैणसी को कहा जाता है मारवाड़रा गजेटियर। मारवाड़रा जो गजेटियर हैं वो किसे कहा जाता है? मुणोत नैणसी को कहा जाता है। मारवाड़रा गजेटियर किसे कहते हैं भाई? मुणोत नैणसी को कहा जाता है। ठीक है ना, क्लियर? मुणोत नैणसी री ख्यात भी मुणोत नैणसी ने लिखी, मारवाड़े परगनारी विगत भी मुणोत नैणसी ने लिखी थी। ये मारवाड़ का एक दरबारी विद्वान था भाई। मुणोत नैणसी की बारे में PhD कर लेना, यहाँ से सवाल आते हैं मुणोत नैणसी के, क्योंकि मारवाड़ में एक अच्छा खासा कवि हुआ तो मुणोत नैणसी था। तो मुणोत नैणसी के बारे में तो भाई पूछा ही जाता है। ठीक है ना, मुणोत नैणसी के बारे में कोई भी प्रश्न गलत नहीं करे। निम्नलिखित में से कौन सा मंदिर गुर्जर प्रत्यार वास्तुशैली का नहीं है? गोट मांगलोद का दद्दी माता मंदिर, ओसिया का सूर्य मंदिर, किराडू का सोमेश्वर मंदिर, या फिर चार चोमा का शिव मंदिर? जल्दी से आंसर मेंशन कर दीजिएगा भाई, जल्दी से आंसर मेंशन कर दीजिएगा। इसमें कौन सा ऑप्शन राइट होगा? चार चोमा का शिव मंदिर होगा, या फिर गोट मांगलोद का दद्दी माता का मंदिर हो जाएगा? ये कह रहा है, इसमें पढ़ो, ये कह रहा है कि कौन सा मंदिर गुर्जर प्रतिहार शैली के अंदर निर्मित नहीं है? कौन सा मंदिर है जो गुर्जर प्रतिहार शैली के अंदर निर्मित नहीं है? ये प्रश्न यहां से कह रहा है, अब आपको बताना है। ठीक है ना सर जी, आप इस बार भी जयपुर आओगे क्या? नहीं, इस बार जयपुर नहीं आएंगे, टाइम नहीं है। एक बार आया था ना, बच्चों को बिठाने की जगह ही नहीं मिली थी हमारे पास में, इतने सारे बच्चे आए थे, इतने सारा प्यार दिया था बच्चों ने। ठीक है ना, हकीकत में बैठने की जगह भी नहीं मिली थी। सही है कि नहीं है? कौन कौन आया था आपने उस समय जयपुर में? ठीक है ना। अब देखो, यहां से चार चोमा का शिव मंदिर है, ये आपके गुर्जर प्रतिहार शैली में नहीं आता है। बाकी के बचे हुए गोट मांगलोद का हो, ओसिया का सूर्य मंदिर हो, किराडू का सोमेश्वर मंदिर हो, ये सारे के सारे आपके गुर्जर प्रतिहार शैली में आते हैं। और ध्यान रख लेना, जैसे हर्षद माता का मंदिर आभानेरी दोस्तों, वो भी इस शैली में आता है। तो इसका मतलब है गुर्जर प्रतिहार शैली है वो वेरी इंपॉर्टेंट शैली है। यहां से एक प्रश्न कहीं ना कहीं निकलकर आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। अगला प्रश्न देखो, सीकड़ा, झेरना, नेत्रा तथा गिड़गड़ी का संबंधित है। ये देखो, ये कुछ वस्तुएं हैं जिसे जैसे सीकड़ा, झेरना, नेत्रा और गिड़गड़ी, ये किन से संबंधित है? क्या ये सभी उपक्रम हैं फसल कटाई में काम आते हैं? दही को बिलोनी से संबंधित है, कपड़ा रंगई से संबंधित है, या फिर ये चित्रकारियों के नाम हैं? जल्दी से आंसर कमेंट कीजिएगा। बढ़िया लेवल का है प्रश्न, अच्छा लेवल का है। फसल कटाई से संबंधित है, दही बिलोनी से संबंधित है, कपड़ा रंगई से संबंधित है, या फिर चित्रकारी से संबंधित है? किन का आंसर आ रहा है भाई, जल्दी से बताओ। ये राजस्थानी शब्दावली है सर, ये कौन से टॉपिक का है? तो ये राजस्थानी शब्दावली से संबंधित प्रश्न है, और यहां से आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। राजस्थानी शब्दावली से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं, तो यहां से प्रश्न आ जाएगा आपके। बिल्कुल, ये दही बिलोनी से संबंधित सारे के सारे उपकरण हैं। एक जो दही मथाते ना, तो उस दही मथाने की जो बिलोनी होती है उनसे संबंधित सारे के सारे ये है। अब दही को कैसे मथाया जाता है? बिलोनी होती है, बिलोनी में दही डाल के फिर जिस रस्सी से ऐसे किया जाता है वो आपके नेत्रा कहलाती है, जो वो ऐसे बंद रखी है झेरना कहलाता है। इस प्रकार से। अरे भाई, पाबूजी राठौड़ की हत्या हो गई थी, पाबू जी के बड़े भाई बुड्ढो जी की भी हत्या हो गई थी। तब बुड्ढो जी की रानी ने केस खुले रखे और कहा कि मैं अपने देवर और पति की हत्या का बदला नहीं लूं तब तक ये केस नहीं गूंथूंगी। अब बुड्ढो जी का बेटा 11 वर्ष का जब बड़ा हुआ, जरडो जी को ये बात पता चली, तब जरडो जी गया और जींदराव खींची की हत्या की। हत्या करके उनका जो लव था वो अपने हाथों में लेकर आया और कहा कि ले माँ, ये बेरियों का रक्त कर लेते कलेजा ठंडा। तब कहते हैं कि वो बुड्ढो जी की रानी थी, उस रक्त को इसी बिलोनी के अंदर डालकर झड़ ये करने के बाद उसको दही के साथ मथा के फिर वो स्नान करती हैं, तब जाकर उसकी आत्मा को शांति मिलती है। ऐसे मारवाड़ में रानियां हुई थी। तो ये सारे के सारे दही बिलोने से संबंधित क्या हो जाएंगे? उपकरण हो जाएंगे। ओके सर जी, रीड के लिए नोट्स, हाँ रीड के लिए नोट्स आएंगे
कुछ नोट्स आएंगे, शॉर्ट नोट्स जो 20-25 नंबर का मैटर आएगा वो दीपावली के आसपास आएगा। पगत्या उतारनार तात्पर्य कही है आ राजस्थानी भाषारी एक लोक कहावत है कि पगत्या उतारना। अब पगत्या उतारना रो मतलब कहीं है धोखो देनो, आश्वासन देते रहना, दुल्हन का स्वागत करना, जमाई का स्वागत करना। पगत्या उतारना रो कई तात्पर्य है। हम ओ तो थे सवाल बिना सोचे समझे भी आंसर दे सको क्योंकि थान लोगन आवे हो सवाल। ये प्रश्न आपको अच्छे से आता है तो अब आप खुद ही बताइए इसका आंसर क्या होगा। पगत्या उतारना रो तात्पर्य कहीं है धोखो देना, आश्वासन देते रहना, या फिर दुल्हन का स्वागत करना या जमाई का स्वागत करना। बढ़िया है, इसमें भी बच्चे सी आंसर करना है, दुल्हन का स्वागत करना। अरे भाई एक कुंवारे आदमी को दुल्हन के अलावा कुछ दिखाई नहीं देती है, यहां साफ आंसर दे रखा ना तो भी ये इनके दिमाग में आएगा दुल्हन का स्वागत करना। कुंवारे पितरों की ये समस्या है क्योंकि उनको दूसरा ऑप्शन जब तक शादी नहीं होती तब तक ये दिखती है। अरे यहां आएगा आपके बी ऑप्शन, आश्वासन देते रहना। पगत्या उतारने का मतलब आश्वासन देते रहना, काम नहीं करना, आज करेंगे कल करेंगे, 2 दिन और रुको, 5 दिन और रुको, इस महीने कर दूंगा, अगले महीने कर दूंगा। बीन क्या करे पगत्या उतारना कहीं क्या भाई, अरे उसको क्या बोलते हैं पगत्या उतारना, ठीक है ना। तो ऐसे प्रश्न ये राजस्थानी भाषा की एक लोक कहावत है पगत्या उतारना। तो एक बार सारे विद्यार्थी सेशन को शेयर कर दे तो 1000 लाइव आ जाए आज अपने, तो कल क्लास में और मजा आएगा, मुझे भी क्लास लेने का मजा आएगा। 1000 लाइव चलेंगे तो क्लास लेने का मजा ही आएगा ना। एक बार सभी विद्यार्थी सेशन को शेयर कर दो, और शेयर इसलिए कर दो मोरबंदिया, पेरावना और तानना नामक 3 प्रकार के विवाह किस जनजाति में प्रचलित हैं। मोरबंदिया है, पेरावना है, ताड़ना है, ये विवाहों के प्रकार हैं। और ये जो विवाह के प्रकार हैं ये किस जनजाति के अंदर हैं। क्या ये भील जनजाति से संबंधित हैं, सेहरिया, ग्रासिया या फिर मीणा जनजाति से संबंधित हैं। जल्दी से आंसर कमेंट कर दीजिएगा। ये किस जनजाति से संबंधित हैं। मोरबंदिया जो हिंदू धर्म के रीति रिवाज से अगर कोई विवाह किया जाता है तो वो मोरबंदिया विवाह हो जाएगा। इसी प्रकार से पहराना, ताड़ना ये विवाह का प्रकार है। गोल गधेड़ा ये भी एक विवाह का प्रकार है। बहुत सारे विवाह के प्रकार है। तो ये क्या भील, सेहरिया या फिर ग्रासिया। देखो सर्वाधिक प्रेम विवाह भी किसमें होता है, सर्वाधिक प्रेम विवाह होता है ग्रासिया जनजाति के अंदर। तो यहाँ पर भी इसका राइट आंसर होगा ग्रासिया जनजाति में बहुत सारे विवाहों के प्रचलन प्रचलित हैं। तो इसका भी राइट आंसर होगा आपके ग्रासिया जनजाति। राजस्थान के अंदर सर्वाधिक ग्रासिया हैं, वो सिरोही जिले के अंदर निवास करते हैं। ग्रासिया कहाँ पर, सिरोही में। नक्की झील है, नक्की झील को ग्रासिया जनजाति के लोग शुभ मानते हैं। अपने पूर्वजों की अस्थियों का विसर्जन भी यहीं पर करते हैं। जबकि राजस्थान की अगर सबसे प्राचीन जनजाति की बात करें, राजस्थान की सबसे प्राचीन जो जनजाति हैं वो भील जनजाति हो जाएगी। कौन सी हो जाएगी। जबकि राजस्थान की सबसे शिक्षित जनजाति की बात करें, अगर राजस्थान की सबसे पढ़ी लिखी अगर कोई जनजाति है तो वो मीणा जनजाति हो जाएगी। और जबकि राजस्थान की एक ऐसी जनजाति जिसे आदिम जनजाति का दर्जा प्राप्त है, आदिम जनजाति जनजातियों में भी पिछड़ी हुई जनजाति हैं, तो वो आपके सेहरिया जनजाति हो जाएगी जो 12 जिले के अंदर सबसे ज़्यादा निवास करती हैं या फिर रहती हैं। हाँ या ना जल्दी से बताओ, क्लियर ना। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा आपके ग्रासिया जनजाति, इसका राइट ऑप्शन है। अगला प्रश्न देखें। हाली द्वारा हल जोतना आरंभ करते समय जो गोगा राखड़ी बांधी जाती है उसमें कितनी गांठें होती हैं। सवाल आ रखा है और मैंने भी करवा रखा है, ठीक है ना। ये सवाल आ भी रखा है और हमने भी करवा रखा है। तो जल्दी से आप आंसर दे दीजिएगा। और इसके बाद आज की क्लास का लास्ट प्रश्न रहेगा, क्योंकि मैं 25 प्रश्न का ही बोला था। तो आपको फिर कमेंट करके ये बताना है कि आज के प्रश्न आपको कैसे लगे हैं और इस क्लास को क्या कंटिन्यू की जाए। अगर कंटिन्यू की जाए तो थंब करके बता दीजिएगा कि सर इस क्लास को बिल्कुल कंटिन्यू की जाए, ठीक है ना। तो ये क्लासें हम कंटिन्यू कर देंगे, ठीक है ना। ओके चलो, यहाँ पर अगर अपन बात करें, यहाँ पर बात करें हाली द्वारा हल जोतते समय जो गोगा राखड़ी बांधी जाती हैं वो उसमें कितनी गांठें होती है। उसमें 9 गांठ होती है। कितनी गांठ होती है, 9 गांठ होती है। कितनी गांठ होती है भाई, 9 गांठ होती हैं। और आज का लास्ट प्रश्न है वो आपके सामने है।
बहुत बढ़िया और अल्टीमेट लेवल का प्रश्न है जो आपके सामने है। अब वो प्रश्न कौन सा है? प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा त्योहार एक कैलेंडर वर्ष विक्रम संवत के अनुसार सबसे बाद में आता है? जल्दी से प्रश्न को अच्छे से पढ़ना है और अच्छे से पढ़ने के बाद अच्छा वाला आंसर देना है आपको। प्रश्न को अच्छे से पढ़ो, अच्छा पढ़ने के बाद बढ़िया वाला आंसर दो। क्या आंसर होगा इसका? राइट आंसर क्या होने वाला? जल्दी से मेंशन कीजिएगा, बता दीजिएगा जल्दी से। तो इनका जो राइट आंसर होने वाला है वो प्यारे विद्यार्थियों आपके निम्न में से कौन सा त्योहार एक कैलेंडर वर्ष विक्रम संवत के अनुसार सबसे बाद में आता है? सबसे बाद में हमारे यहां पर आती है होली, क्योंकि होली आती है फाल्गुन के अंदर और फाल्गुन होता है हमारे यहाँ पर लास्ट महीना किन के अनुसार? विक्रमी संवत कैलेंडर के अनुसार। तो होली यहाँ पर सी ऑप्शन है वो बिल्कुल राइट हो जाएगा। ओके, तो भाई आज की क्लास यहीं पर समाप्त होती है। बाकी के सारे ऐसे प्रश्न हैं एप्लीकेशन के अंदर भी हम अब डेली प्रैक्टिस करवाने वाले हैं। और कोई भी विद्यार्थी को किसी भी प्रकार का इश्यू है, अगर कोई वैकेंसी को लेकर कोई डाउट है, किसी प्रकार का इश्यू है, तो ये हमारे ऑफिस के नंबर हैं 92 16 77 71 62। इस पर आप कॉल या फिर व्हाट्सएप मैसेज कर देना। टेक्निकल टीम आपके सारे के सारे डाउट क्लियर करेगी। ओके, और क्लास कंप्लीट होने के बाद जो भी विद्यार्थी नए जुड़े हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। क्लास कंटिन्यू चलती रहेगी और आज की क्लास और आज के प्रश्न कैसे रहे जल्दी से कमेंट करके जरूर बताइएगा। ओके, थैंक यू, बाय बाय, गुड नाइट, शुभ रात्रि, जय हिंद।